हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था। वहां पर हमने बात की थी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, देन फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की हमने बात की थी। तो आपको ये बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से, मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अगर हम बात करें एनर्जी को हम किस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, तो एनर्जी का एक्सचेंज हम दो तरीके से, केवल दो ही तरीके से हम एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। वन इज बाय हीट एंड बाय वर्क। हालांकि आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, हीट और वर्क दोनों का यूनिट सिमिलर होता है, या तो जूल में ले लीजिए या कैलोरी में ले लीजिए। ठीक है, बट इनमें डिफरेंस क्या है वो समझना जरूरी है। अगर हम बात करें कि हीट का मेन जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, या वर्क का डेफिनेशन क्या होगा, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं कि सपोज ऐसा लें कि सपोज आपने ब्रेकफास्ट किया या फिर कुछ खाया, आपने सपोज कुछ खाया, आप खेलने चले गए। ठीक है, आपने कुछ खाया, खेलने चले गए, जब खेल के आए तो आपको वापस से भूख लगी। क्यों? क्योंकि आपने जो खाया था उससे जो एनर्जी मिली थी वो ड्यूरिंग गेम के थ्रू आपकी एनर्जी का वहां पर लॉस हुआ। ठीक है, तो एनर्जी आपके किस में कन्वर्ट हो गई? आपके वर्क में। आपने जो गेम खेला उसको, बिकॉज आप वहां पे कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो आपने फूड लिया उससे जो एनर्जी आपको गेन हुई वो वर्क में चली गई। सेकेंड, अब सपोज आप सर्दी के दिनों में सोए हुए, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, सपोज आपको जहां पर आप जिस लोकेशन में रहते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। आपने दोपहर में लंच किया, लंच करने के बाद सपोज आपके वेकेशन चल रहे हैं, लंच करने के बाद आप रजाई ओढ़कर सो गए। रजाई ओढ़कर सो गए तो क्या मजेदार बात हुई, जब आप 3 घंटे बाद उठे तो वापस से आपको भूख लगने लगी। हालांकि 3 घंटे सोना नहीं है आपको दिन में, पर एज ए एग्जाम्पल सर्दियों के दिनों में नींद ज्यादा आती है, तो आप सो के उठे तो आपको फिर से भूख लगने लगी, बट आपने कोई वर्क नहीं किया तो आपको भूख क्यों लगी? तो यही जो दो बातें हैं वो आपको वर्क और हीट की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर हम हीट की बात करें, हीट क्या होगा? अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। आपकी बॉडी में और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस था, तो आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? हीट में। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी और तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, द फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। और वर्क क्या होगा? व्हेन फ्लो ऑफ एनर्जी अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज वर्क। तो हीट एंड वर्क दो चीजों की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम जो हीट और वर्क की बात कर रहे हैं वो सिस्टम एंड सराउंडिंग के रिगार्डिंग करेंगे। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम जो भी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में जो भी स्टडी करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, तो सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हीट क्या होगा ये क्लियर है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो उसे हीट बोलेंगे, और टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी तरीके से अगर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? वर्क में रखते हैं। ठीक है, सेकंड हम बोलते हैं IUPAC साइन कन्वेंशन फॉर हीट। हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वर्क को W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सिस्टम का जब भी बेनिफिट होगा तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और सिस्टम का जब भी लॉस होगा तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर सिस्टम को हीट का सप्लाई हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होगा, तो या तो हम जिसके अंदर भी हम किसी प्रोसेस को स्टडी करते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं, और उसके चारों तरफ जो भी होता है उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जिस भी सिस्टम में से एनर्जी का बाहर फ्लो हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसे हम क्या बोले? हीट बोले। तो अगर सिस्टम का लॉस हो रहा है, सिस्टम से हीट का लॉस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि अगर सिस्टम के लिए कुछ भी बेनिफिशियल है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम का कुछ भी लॉस हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा। तो अगर सिस्टम को एनर्जी मिल रही है तो वो सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगी, और सिस्टम की एनर्जी का अगर लॉस हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे।
तो यहां पर अगर हम बात करें कि सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की। अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो सिस्टम को हीट मिल रहा है, सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है, तो सिस्टम के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम विल बी पॉजिटिव, हीट सप्लाई टू द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सपोज हम किसी गैस को कंप्रेस करना चाह रहे हैं, तो कंप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस पे पावर लगाना पड़ेगा, उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? उस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। उस सिस्टम पे वर्क कर रहे मींस आप उस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन सिस्टम कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, सेम ऐसे हम बात करें, सिस्टम ने हीट लूज की, तो सिस्टम ने हीट लूज की, तो सिस्टम ने अगर हीट लूज कर दी तो वो सिस्टम की एनर्जी बाहर चली गई सराउंडिंग में, तो वो सिस्टम के लिए कैसा होगा? नेगेटिव। और दूसरा बोलते हैं सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, सपोज गैस एक्सपांड हो रही है, तो गैस को अपनी एनर्जी को यूज में लेके पिस्टन को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो गैस क्या कर रही है? पिस्टन को ऊपर उठा रही है, तो गैस क्या कर रही है? अपनी एनर्जी को यूज में लेके पिस्टन को ऊपर उठा रही है, तो वर्क डन बाय गैस कैसा होगा? नेगेटिव। तो सीधा सा लॉजिक है, अगर सिस्टम का बेनिफिट हो रहा है तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे, सिस्टम का लॉस हो रहा है तो उसे नेगेटिव लेंगे। तो इसे अगर आप यहां पे वर्ड में लिखना चाहें तो हीट गेन बाय सिस्टम, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव, राइट। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हीट लूज्ड बाय सराउंडिंग। यहां पे जो भी आप साइन दे रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं? सिस्टम के अकॉर्डिंग। हीट लूज्ड बाय सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग के थ्रू हीट का लॉस हो रहा है तो सिस्टम को तो मिल रहा है ना, तो सिस्टम का तो फायदा हुआ, तो इसलिए पॉजिटिव। सो हीट गिवन बाय सिस्टम, सॉरी हीट गेन बाय सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम। सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे मींस यहाँ पे बाहर से आप सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? वर्क डन ऑन सिस्टम मींस कंप्रेशन। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, सिस्टम को गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, तो ये भी कैसा होगा? वर्क डन ऑन सिस्टम, ये भी पॉजिटिव होगा। सेकंड बोल देंगे हम हीट लूज्ड बाय सिस्टम, सिस्टम ने हीट लूज किया, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल गई, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हीट गेन बाय सराउंडिंग, उसका भी मीनिंग यही होगा। बट जो भी हम साइन ले रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं? सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो सिस्टम के लिए यहाँ पे ये हीट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज उसका एनर्जी बाहर चला गया। वर्क डन बाय सिस्टम यानी एक्सपांशन, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव। सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है, अपनी एनर्जी से गैस पिस्टन को ऊपर उठा रही है, तो ये वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट चलिए, तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो 3 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 3 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अब आप पूछेंगे इसका 0th लॉ नाम क्यों रख दिया है? क्योंकि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पहले बता ही दिए गए थे, फिर 0th लॉ आया। 0th लॉ ज्यादा फंडामेंटल था फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से, इसलिए उसको थर्ड लॉ ना बोल के क्या बोल दिया? 0th लॉ। बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, बहुत ज्यादा सिंपल लॉ है, राइट। तो यहाँ पे 0th लॉ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से हमें कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट लॉ है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा लॉ है। सेकंड लॉ मींस फॉर्मूला बेस्ड है, वहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो जो मेन लॉ है वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही हमारे लिए है। तो हम 0th लॉ की बात करें सबसे पहले, तो अगर 0th लॉ की बात करें, 0th लॉ हमें क्या बोलेगा कि अगर ये दोनों भाई है और ये दोनों भी भाई है, तो ये दोनों भी आपस में भाई होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, अगर ए और बी सी के साथ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, यानी ए और बी ये दोनों सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, यानी ए का जो टेम्परेचर है वही सी का टेम्परेचर है, बी का जो टेम्परेचर है वही सी का टेम्परेचर है, तो इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा? सिमिलर होगा। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ ए एंड बी, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, देन बोथ सिस्टम विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर ये दोनों इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है तो ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे, राइट। तो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है।
चलिए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है कि ये क्या बोलता है कि यूनिवर्स का टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कि सिस्टम में कोई नई एनर्जी अगर आती है तो नई एनर्जी और जो पुरानी एनर्जी सिस्टम में थी वो टोटल क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। तो इसको समझने के लिए अभी हम एग्जांपल के बेसिस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व। उसके अलावा क्या बोलता है, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में वो क्या होता है, वो आपको बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो ना तो मैटर का ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करता है। तो यहां से इससे ना तो मैटर बाहर जा सकता है ना एनर्जी बाहर जा सकती है। तो इसका जो टोटल एनर्जी होगा वो इसके अंदर ही घूमता रहेगा, एनर्जी इसके अंदर ही घूमता रहेगा। यूनिवर्स से आगे क्या है, वी डोंट नो। यूनिवर्स से आगे क्या है हमें पता नहीं है। तो हमने जो देखा है वो यूनिवर्स तक ही देखा है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो हम जो मानते हैं कि यूनिवर्स ही, केवल यूनिवर्स तक ही हमारा लेना देना है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो जो टोटल एनर्जी रहेगी या कुछ भी चीज का एक्सचेंज होगा तो वो यूनिवर्स तक ही सीमित रहेगा। तो यूनिवर्स के अंदर ही सारी एनर्जी है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर हो सकती है बट खत्म नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए क्या काम का है कि सपोज हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, किसी सिस्टम का एनर्जी, किसी सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी था, राइट। अभी एनर्जी क्या है, सपोज किसी सिस्टम के अंदर कोई कंटेनर के अंदर गैस भरा हुआ है, राइट। अब वो गैस रैंडमली मूव कर रहा है, आपस में कोलाइड कर रहा है, कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है। तो कोलिजन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास इनिशियली कुछ एनर्जी था। हो सकता है वो रोटेशनल एनर्जी हो सकता है वो काइनेटिक एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, या फिर एटॉमिक एनर्जी हो, कुछ भी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनिशियली सिस्टम के पास कुछ एनर्जी था। सिस्टम में कंटेनर के अंदर जो भी गैस फील्ड है वही सिस्टम का पार्ट है। तो इनिशियली सिस्टम के पास कुछ एनर्जी था, हमने क्या किया, उसे कुछ हीट सप्लाई किया और उस पर कुछ वर्क किया। हीट सप्लाई किया तो हीट कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्क करने का मींस क्या होगा, कंप्रेशन। तो हमने इसको कंप्रेस करके वर्क किया इस पे, तो इसका वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो अब हमने क्या किया, सिस्टम के पास कुछ एनर्जी था, उसको हीट सप्लाई किया। हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी का फॉर्म है। तो इनिशियली कुछ एनर्जी थी, हमने कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में दी, कुछ एनर्जी वर्क की फॉर्म में दी। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अब फाइनल क्या हो जाएगा, इनिशियल E1 था, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, E2। तो E2 किसके बराबर होगा, इनिशियल कुछ एनर्जी था प्लस कुछ एनर्जी हमने हीट की फॉर्म में दिया प्लस कुछ एनर्जी हमने वर्क की फॉर्म में दिया, राइट। अगर हम यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें, जो E1 है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम के पास इनिशियली कितना एनर्जी था, और E2 क्या होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की खुद की एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 मींस डेल्टा E। तो डेल्टा E किसके बराबर होगा, Q प्लस W के बराबर, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा E या फिर डेल्टा U। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, Q प्लस W के बराबर होगा। तो अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा, क्या हीट का एक्सचेंज हुआ, क्या वर्क हुआ। अगर Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना है, और अगर Q नेगेटिव है तो नेगेटिव, W पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट कीजिए, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट कीजिए। नेक्स्ट सेकंड हम बात करें यहाँ पे कि ये तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा U निकाल लिया, Q प्लस W। अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, du इक्वल टू dQ प्लस dW। इंटीग्रेट करेंगे तो du क्या हो जाएगा, डेल्टा U के बराबर Q प्लस W, यहां से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। गैस का इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, तो जितने टाइप का एनर्जी गैस के साथ एसोसिएटेड होता है वही उसका इंटरनल एनर्जी होगा। जितने टाइप का एनर्जी मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल टाइप का एनर्जी मैटर के साथ एसोसिएट होता है वही क्या होता है यहाँ पे, उसका इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। तो इंटरनल एनर्जी क्या क्या हो सकता है, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल या वाइब्रेशनल या बॉन्डिंग या काइनेटिक या पोटेंशियल या न्यूक्लियर या एक्सेट्रा ईटीसी। जितना भी टाइप का एनर्जी होता है उन सबका सम क्या होगा, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। तो अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहेंगे डेल्टा ई, तो डेल्टा ई क्या होगा,
फाइनल इंटरनल एनर्जी में से आप क्या करेंगे, इनिशियल इंटरनल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। इस बात से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ई से लिखना है या यू से लिखना है, दोनों से ही यहाँ पर आप इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स only on temperature, depends only नहीं, depends on temperature, not on pressure and volume। वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अगर आपने टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं किया है तो गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई वेरिएशन होने वाला नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर internal energy of specified amount of gas is constant। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी अमाउंट अभी हमने चेंज नहीं किया है, अमाउंट उतना ही है, तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, सिमिलर रहने वाला है। तो अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कैसे पढ़ते हैं, dx अपॉन dt आपने पढ़ा है, चेंज इन x विद चेंज इन y, तो du चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम चेंज करने पर या प्रेशर चेंज करने पर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, जीरो। या फिर du चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी क्या होगा, जीरो होगा, राइट। इंटरनल एनर्जी को आप u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e से भी रिप्रेजेंट करेंगे, हम दोनों से ही रिप्रेजेंट करेंगे बार बार, ताकि आपको ये याद रहे कि इंटरनल एनर्जी को आप दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होता है, जीरो होता है, तो डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई भी क्या होगा, जीरो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी आपको बार बार ये देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, इनिशियली इंटरनल एनर्जी कुछ था, फाइनल इंटरनल एनर्जी कुछ था। तो हमने इनिशियल पॉइंट की बात की, फाइनल पॉइंट की बात की, तो दो डिफरेंट स्टेट की हम बात करें, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। जब इनिशियल और फाइनल की बात की जाती है तो मींस जिस भी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है वो कैसी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, राइट। तो यहां पर आपको पहले बताया था कि इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, ये एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा वो भी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हालांकि फिजिक्स का टॉपिक है तो डिटेल में आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट वैल्यू यूज में लेने वाले हैं, हालांकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो एक्चुअली व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज द मोड by which a gaseous molecule can transfer its energy or exchange its energy with other gaseous molecule during collision। कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल दूसरे गैसेस मॉलिक्यूल से कोलिजन के दौरान कितने तरीके से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम दो तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। फर्स्ट ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है 3 फॉर ऑल टाइप ऑफ गैस, ठीक है। हालांकि शायद आप इससे फेमिलियर नहीं हो, फिर भी हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी कितनी होती है, क्योंकि उससे हमारा यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है तो भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उसमें हम यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे हमें रिक्वायरमेंट है वहां पे हमारे टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट टाइप की गैस के लिए डिफरेंट होती है। फॉर मोनो एटॉमिक
gas, its value is 0. 4 diatomic, 4 linear, या ऐसा बोल दीजिए 4 linear diatomic gas, it is equal to 2, and 4 polyatomic and non-linear gas, it is equal to 3. राइट तो अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें ये 3 होता है। उसके अलावा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है 0, लीनियर डायएटॉमिक के लिए होता है 2 एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए होता है 3। तो अगर हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल तो ये कितना होता है 4 मोनो atomic gas, it is equal to 3 4 diatomic and linear gas, it is equal to 5 4 polyatomic and non linear, ये होता है 6। राइट तो ये वाला डेटा आपको याद रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3, फॉर डायएटॉमिक गैस एंड लीनियर गैस हो तो 5, फॉर पॉलीएटॉमिक एंड नॉन लीनियर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 6। अगर हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ये होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। बट जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हाई टेम्परेचर पे कंसीडर की जाती है। जनरली हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ऑल जो भी कैलकुलेशन है वो सारा हम रूम टेम्परेचर पर ही देखते हैं। तो जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको आप फिजिक्स में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे केवल ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही कंसीडर करते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायएटॉमिक एंड लीनियर के लिए 5 एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी से के थ्रू हम इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े ये केवल और केवल आइडियल गैस के लिए है, उसके अलावा हम किसी पर ये अप्लाई करने वाले नहीं है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा जो अभी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की थी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था कि गैस मॉलिक्यूल कितनी तरीके से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी केवल गैसेस आइडियल गैस के लिए ही होता है। तो जो लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी वो भी किसके लिए होता है आइडियल गैस के लिए ही होता है। तो जो लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी वो हमें क्या बताता है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पर गैसेस मॉलिक्यूल के साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड रहता है। तो द स्टेटमेंट इज ये कहां से आया है, ये आइडियल गैस से आया है केटीजी से। केटीजी में आपने पढ़ा है वहां पे एनर्जी कितना होता है 3/2 केटी के बराबर जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए बात करते हैं। हम यहाँ पे एक डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, हालांकि वो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उतना डेप्थ में हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पे हम डायरेक्ट बात करेंगे कि एनर्जी एसोसिएटेड एनर्जी इक्वल टू हाफ केटी इज एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आइडियल गैस मॉलिक्यूल। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एक आइडियल गैस मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी होती है उसके पास जो एनर्जी होती है कितनी होती है हाफ केटी के बराबर। तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितना होता है हाफ के टी के बराबर। के क्या है यहाँ पर के इट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितना होता है हाफ के टी के बराबर। अगर हम यहाँ पे 1 मोल की बात करें सॉरी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतना एनर्जी है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना एनर्जी होगा 4 एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एनर्जी कितना होगा यहाँ पर मॉलिक्यूल का गैसेस मॉलिक्यूल का एफ के T/2 के इक्वल। ठीक है अब यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल का है तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी इतना है तो क्या हम 1 मोल का कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। एक मॉलिक्यूल का एनर्जी इतना है तो एक मोल का कितना होगा वो हम Na से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 4 1 मोल मॉलिक्यूल एनर्जी क्या होगा
इक्वल टू 1 मोल के लिए क्या करना होगा, Na से मल्टीप्लाई करना होगा, तो F/2 इंटू KT इंटू Na, राइट। अब अगर हम बात करें कि क्या होता है, K इज इक्वल टू R अपॉन Na के इक्वल होता है। तो अगर आप यहाँ पे K इंटू Na की जगह क्या पुट कर सकते हैं, K इंटू Na विल बी इक्वल टू R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा K क्या है, होपफुली आप समझ गए होंगे क्या K क्या है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू Na की जगह आप R पुट कर सकते हैं, तो एनर्जी क्या होगा, F/2 RT के इक्वल। तो 1 मोल का एनर्जी इतना है, तो यहाँ पे जो ये एनर्जी निकल रही है वो गैसेस मॉलिक्यूल की निकल रही है, यानी सिस्टम की निकल रही है। अगर हम यहाँ पे सिस्टम के अंदर गैस फील्ड है तो ये किसकी एनर्जी है, सिस्टम का ही एनर्जी है। तो एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी मींस क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। तो 1 मोल का एनर्जी इतना है। अगर हम n मोल के लिए बात करें, फॉर n मोल ऑफ गैस, n मोल मॉलिक्यूल, इंटरनल एनर्जी कितना होगा, NFR/2 डॉट NFRT/2। तो अगर आपको किसी गैस का इंटरनल एनर्जी निकालना है तो आप किसके थ्रू निकाल सकते हैं, हम ये केवल आइडियल गैस के लिए ही बात कर रहे हैं। तो NFRT/2 के थ्रू आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस का इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बशर्ते आपने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं किया है। तो अभी हमने जस्ट पहले बोला था कि इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए नहीं, अपने अमाउंट चेंज नहीं किया है। अगर अमाउंट चेंज कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, राइट। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करें या डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करें, एक ही बात है। अमाउंट फिक्स कर दिया तो n फिक्स है, F गैस के लिए फिक्स होगा NFR/2 डॉट डेल्टा T। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। अगर आपने अमाउंट चेंज नहीं किया है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, NF चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, NFR/2 डॉट डेल्टा T के बराबर। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा U भी क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्या आप आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बढ़ा सकते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या आप इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए अगर आपने मोल्स इंक्रीज कर दिए तो आप इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो बट अगर आपने अमाउंट फिक्स किया हुआ है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती कांस्टेंट टेम्परेचर पे, राइट। तो ये भी ध्यान रखिए, ये जो हमने फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट ये जो हमने इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम केवल और केवल आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, NFR/2 डॉट डेल्टा T, और इंटरनल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, NFRT/2 से, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हीट क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हीट को हम देख चुके हैं, हीट क्या होता है, एनर्जी विच इज ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर कहीं पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, हीट बोल रहे हैं। तो हीट यहाँ पर कितने तरह की होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W। तो अगर आपको हीट निकालना है तो Q क्या होगा, डेल्टा U माइनस W। अब डेल्टा U सपोज अगर हम किसी प्रोसेस की बात करें तो कोई भी प्रोसेस दो तरीके से प्रोसीड हो सकता है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू या इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू। अब आपको इससे फेमिलियर होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे ये हीट वाला पोर्शन खत्म होगा आपको ये वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। तो दो डिफरेंट प्रोसेस की हम बात करेंगे, यानी दो डिफरेंट प्रोसेस मीन दो डिफरेंट पाथ। तो दो डिफरेंट पाथ है तो वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन। तो दो डिफरेंट पाथ के लिए वर्क भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, अगर हम क्या कर दिया है, राइट। तो Q किसके बराबर होगा,
डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। तो सपोज आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू। ये मान लीजिए कि ये दो डिफरेंट पाथ है, एक रिवर्सिबल पाथ है, एक इरिवर्सिबल पाथ है। तो दो डिफरेंट पाथ है, तो दोनों का वर्क क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वर्क कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, दोनों प्रोसेस में हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ही जा रहे हैं, तो दोनों की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बराबर है। दोनों की इनिशियल पोजीशन सिमिलर है, फाइनल पोजीशन सिमिलर है, तो दोनों की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सिमिलर है। तो स्टेट फंक्शन क्या होगा, दोनों के लिए सिमिलर होगा। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा, दोनों के लिए सिमिलर होगा। इधर इसका इंटरनल एनर्जी E1 था, इधर इसका इंटरनल एनर्जी E2 था, तो डेल्टा यू दोनों के लिए क्या होगा, सिमिलर होगा, E2 माइनस E1 ही होगा। तो इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए क्या होगा, ये सिमिलर है। बट वर्क किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। ये क्या है, पाथ फंक्शन है, तो डिफरेंट पाथ के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिपेंड ऑन पाथ। तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो दो डिफरेंट पाथ के लिए पाथ फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट। तो दो डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डिफरेंट है, बट डेल्टा यू सिमिलर है, तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, दो वर्क का वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है, तो क्यू का वैल्यू दोनों के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पर। तो हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, अब 3 टाइप्स ऑफ हीट की हम बात करेंगे यहाँ पे। टोटल हीट कैपेसिटी, तीन हीट की बात करेंगे हम, टोटल हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, नोट कीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, टोटल हीट कैपेसिटी। तो टोटल हीट कैपेसिटी की बात करें तो टोटल हीट कैपेसिटी क्या होगी, डेफिनेशन लिखिएगा, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस by 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज टोटल हीट कैपेसिटी। तो इसको यहां पर CT से रिप्रेजेंट करते हैं, C टोटल, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री से टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट, टोटल हीट कैपेसिटी। तो कैपिटल CT से रिप्रेजेंट करते हैं, तो CT क्या होगा, dQ अपॉन dt, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, CT के बराबर। तो अगर आप यहां से dQ निकालना चाहें तो dQ क्या होगा, CT डॉट, राइट। तो अगर हम टोटल हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात करें, टोटल हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, हीट अपॉन dt, हीट का यूनिट क्या होगा, जूल, और टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो जूल पर केल्विन क्या होगा, टोटल हीट कैपेसिटी का यूनिट होगा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे केवल बोला है कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस फॉर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपको अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, कितना अमाउंट है। हो सकता है आपको 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम का वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री से चेंज करना है, 1 डिग्री से चेंज करना है। हो सकता है 100 ग्राम वाटर हो सकता है 1000 ग्राम वाटर हो सकता है 2000 ग्राम वाटर हो, सब्सटेंस कितना भी हो सकता है। तो अगर आप ये छोटा सा मींस कॉमन सेंस वाली बात है, इसको समझिएगा कि आपने 1 कप पानी को गर्म किया 1 डिग्री से, तो सपोज आपको थोड़ी देर गैस पे रख के उसको हीट करना पड़ा। अब अगर वो 1 कप की जगह सपोज 1 लीटर होता है, 2 लीटर होता है, 5 लीटर होता है, भगोना भर के होता, तो क्या दोनों में सेम टाइम लगता है आपको सेम टेम्परेचर से हीट करने में? डिफरेंट टाइम लगता है। तो आपको डिफरेंट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, यानी जो टोटल हीट कैपेसिटी वो किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल हीट कैपेसिटी इज मास डिपेंडेंट। मास डिपेंडेंट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, मीन्स इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट सेकंड हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। अब इसका डेफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल है, मोलर मीन्स 1 मोल के लिए, राइट। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर अमाउंट फिक्स है, तो हम यहाँ पे किसकी बात करें, 1 मोल की बात करें। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, नोट कीजिएगा, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मोलर हीट
कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, या सीएम भी आपको देखने को मिल जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, dQ अपॉन NDT। तो यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी। अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी के यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, dQ, हीट का यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो dt क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में लो केल्विन में लो, एक ही बात है। तो व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर देखिए आपको बताया था कि अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मोल्स या मास से डिवाइड कर देते हैं, मोलर या स्पेसिफिक की बात करें, मास से डिवाइड कर देंगे, मोल से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। अब हमने यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर दिया कि 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से आपको इंक्रीज करना है, तो जब 1 मोल सब्सटेंस लिया जाएगा तो उसको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमेशा हमें सिमिलर हीट या सिमिलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। तो अगर n का वैल्यू 1 है, 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, Cm इज इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑन मास, यानी आपने मास फिक्स कर दिया भाई, अब आप केवल 1 मोल की बात करेंगे, 1 मोल से ज्यादा की बात नहीं करेंगे। तो Cm इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंडिपेंडेंट ऑन मास, ये बिल्कुल आप याद रखिए। अगर हम dQ की बात करें, dQ क्या होगा, NCM dt। अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, Q हीट कितना होगा, NC डॉट डेल्टा T के बराबर। तो यहां से आप हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंट हीट की बात करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट। तो अगर हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो उसको हम CV से लिखते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, CV होता है। तो अगर Q की बात करें, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, NCV डेल्टा T के बराबर होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सिमिलरली हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर हम बात करें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसको, CP। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर QP मींस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर NCP डेल्टा T के बराबर होगा। तो ये दो चीजें भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट थर्ड हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है, स्पेसिफिक वर्ड कब लिखते हैं, जब पर ग्राम के लिए बात की जाए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से आपको बढ़ाना है, तो जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा वही क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू dQ अपॉन mdt, राइट। तो यूनिट क्या होगा, dQ जूल पर ग्राम पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुड बी वेरी क्लियर, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पे अब अमाउंट फिक्स हो गया, 1 ग्राम की ही बात करेंगे। तो 1 ग्राम के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए बच्चों, तो उसके लिए आपको सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मास यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो अगर कहीं पर भी मोलर या स्पेसिफिक होगा तो कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। अब अगर आप यहां से dQ निकालना चाहें तो dQ क्या होगा, S डॉट m dt। अगर इंटीग्रेट कर दें तो Q क्या होगा, ms डेल्टा T, राइट। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा लिख लीजिए, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो QV हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, MSV डॉट डेल्टा T। SV क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट गिवन एट
कांस्टेंट प्रेशर, तो QP किसके बराबर होगा, MHP डेल्टा T के बराबर, राइट। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली मोलर हीट कैपेसिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से हमारे लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन टोटल हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अगर हम Ct की बात करें, Ct क्या होता है, dQ अपॉन dt। मोलर की बात करें क्या होता है, dQ अपॉन ndt। और यहां पर बात करें स्पेसिफिक क्या होता है, dQ अपॉन mdt। तो अगर मोलर हीट कैपेसिटी को आप नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसके बराबर, टोटल हीट कैपेसिटी के बराबर होगा। और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दें तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किसके बराबर, टोटल हीट कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, Ct किसके बराबर होगा, n डॉट Cm, सॉरी मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, और यहां पे ये क्या होगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो टोटल हीट कैपेसिटी क्या होगा, टोटल इनटू मोलर हीट कैपेसिटी के बराबर, या मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर। अब हम इन दोनों में भी रिलेट कर रहे हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो अगर मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास, इसको क्या लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास। Cm क्या है यहाँ पे, dQ अपॉन ndt। तो मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास। तो यहां पर dQ अपॉन dt इंटू मास को आप क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो Cm विल बी इक्वल टू मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इनके बीच में ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी क्या होगा, या एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी क्या होगा। तो हीट कैपेसिटी सी क्या है, dQ अपॉन dt। अगर हम आइसोथर्मल के लिए बात करें तो आइसोथर्मल के लिए dt क्या होगा, फॉर आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करें तो dt क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगर dt 0 हो गया तो यहाँ पे 1/0 कितना होगा, तो मोलर हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हीट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो प्लस इनफाइनाइट, नेगेटिव हुआ तो माइनस इनफाइनाइट। तो टोटल हीट कैपेसिटी कोई सा भी हीट कैपेसिटी हो, चाहे मोलर हो चाहे स्पेसिफिक हो, अगर dt 0 हो गया तो 1/dt क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो c क्या होगा यहाँ पे, अगर टोटल है तो c, मोलर है तो Cm, और स्पेसिफिक है तो s। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इनफाइनाइट। वो डिपेंड करता है, अगर हीट पॉजिटिव हुआ तो प्लस इनफाइनाइट, और अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये तो हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर हम बात करें फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यहाँ पे आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। तो हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे हम क्या लिखेंगे, CV से लिखेंगे। तो यहाँ पे CV क्या होगा, dQ अपॉन dt। अगर मोलर है तो ndt हो जाएगा, स्पेसिफिक है तो mdt हो जाएगा। सेम हम बात करें फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक मींस P कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट तो क्या होगा, Cp होगा। इसको dQ अपॉन dt से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मोलर है तो dQ अपॉन ndt, स्पेसिफिक है तो dQ अपॉन mdt, और अगर टोटल है तो dQ अपॉन dt ही नॉर्मल रहेगा। और अगर लास्ट टाइम बात करें फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज क्या होता है, dQ। हीट एक्सचेंज में सराउंडिंग क्या होता है, 0 होता है। तो अगर dQ 0 हो गया तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चारों प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी क्या होता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज जो भी हमने पढ़ा है उसको आप पहले ठीक से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मेड नोट्स एंड रिवीजन, अगर दो चीजें आपने किया हुआ है तो कोई सा भी एग्जाम हो उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो वैसे भी हमारा जो आईटी एग्जाम होता है वो काफी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम होता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आप तभी अच्छे से समझ सकते हो जब आपने खुद के हाथों से उस कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ है। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना ही काफी है। इसको ठीक से रिवाइज कीजिए, ठीक से पढ़िए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।